अभी तक जो वेक्टर में हम लोग जो भी पढ़े हैं उसको एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। देखो, वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होते हैं, एंड वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर के लॉ को हमेशा पालन करेगा। दूसरा पॉइंट देखे थे कि वेक्टर क्वांटिटी एक डिफरेंट टाइप्स के फिजिकल क्वांटिटी है, एक स्पेशल टाइप्स के फिजिकल क्वांटिटी है, इसलिए उसको एक अलग प्रकार की यूनिफॉर्म बनाया जाता है। कहने का मतलब है किसी भी लेटर पर हम एरो लगा के उसको रिप्रेजेंट कर देते थे, और एक दूसरा रिप्रेजेंटेशन था, हम लोग उसको बड़ा सा एरो बना के दिखाते थे जिसमें टेल उसके डायरेक्शन को और उसका लेंथ जो है उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हम लोग देखे थे एंगल बिटवीन टू वेक्टर, और लास्टली हम लोग देखे थे कि डायरेक्शन सेंस के बारे में। डायरेक्शन सेंस हम लोग यूज करेंगे वेक्टर के डायरेक्शन निकालने के लिए, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो अगर जब हमें कोई वेक्टर लिखना हो डायरेक्शन के साथ, तो उस समय जो हम लोग रेफरेंस लेवल का डायरेक्शन लेंगे वो डायरेक्शन सेंस के अकॉर्डिंग ही लेंगे। और आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। देखो, टाइप्स ऑफ वेक्टर की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ वेक्टर का को हम लोग वेक्टर के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग उसके टाइप्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे, एंड कुछ में उसका मैग्नीट्यूड भी इन्वॉल्व होगा। जैसे मान लो कि अगर जैसे मान लो ये दो पेन है, आप इसको एक वेक्टर इसको मान लो, दूसरा वेक्टर इसको मान लो। अगर हम जैसे, और ये इसका डायरेक्शन है, जो इसका कवर है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मान लो ये डायरेक्शन अगर सेम, तो ये एक टाइप्स के वेक्टर को रिप्रेजेंट कर देगा। अगर इसका डायरेक्शन ये अपोजिट होते अदर टाइप्स के वेक्टर को रिप्रेजेंट कर देगा। उसका नाम क्या होता है हम लोग अभी बोर्ड पे समझते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी में जो फर्स्ट टाइप्स हम लोग देखेंगे वो है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, देखो पैरेलल वेक्टर के बारे में अगर मैं बात करूं तो मान लो दो वेक्टर है, एक ए है ये और दूसरा ये बी है। दूसरा वेक्टर ये बी है। क्या इन दोनों वेक्टर का एरो का डायरेक्शन सेम है? तो इसका जवाब होगा हाँ। तो ये दोनों मतलब एरो का डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब है वेक्टर ए और बी का क्या है, डायरेक्शन सेम है। अब ये वेक्टर ए एंड बी सेम टाइप्स के फिजिकल क्वांटिटी हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें पैरेलल वेक्टर को चेक करने के लिए सिर्फ हम दो वेक्टर का डायरेक्शन देखेंगे। यदि दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम है तो वो क्या कहलाएगा, पैरेलल वेक्टर। तो यहां हम लिख सकते हियर हियर ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर। अब इसमें अगर मैं कुछ एंगल की बात करूं, अगर दो पैरेलल वेक्टर है, अगर हमें उसके बीच का एंगल अगर पूछ, तो हम इससे पहले क्लास हम देख चुके थे कि अगर हम उस वेक्टर को टेल टू टेल ऐड करें, तो टेल टू टेल ऐड करने पर जो उसके बीच का एंगल बनती है स्मॉलेस्ट एंगल, उसी को हम लोग वेक्टर का एंगल बोलते हैं। अगर आप क्या करो, वेक्टर ए को वेक्टर बी पे या फिर वेक्टर बी को वेक्टर ए को टेल से अगर आप जोड़ोगे तो आपको इस तरह से कुछ देखोगा। देखो, वेक्टर ए है ये, और इसको पीछे स्लाइड करके अगर वेक्टर बी को इस पे अगर आप ऐड कर दोगे तो यहाँ आपको दिखेगा कि वेक्टर ए और बी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है कितना, जीरो का। मतलब एंगल का मतलब है कितने रोटेट किया है। तो मतलब इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब क्या है, इसके बीच का जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, जीरो। तो जो पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल होता है वो होता है 0 डिग्री। तो आप यहाँ लिख सकते हो
एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर इज जीरो। और इसी का आप बोल सकते हैं मिनिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर। कहने का मतलब है दो वेक्टर अगर क्या हो, एक दूसरे से पैरेलल हो, तो इसके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, मिनिमम होगा, दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री। सेकेंड वेक्टर है एंटी पैरेलल वेक्टर। इसके अपोजिट ए और बी का यहाँ क्या था, डायरेक्शन सेम है, तो एंटी पैरेलल में हो जाएगा डायरेक्शन अपोजिट। अगर ए ये वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो यहाँ अगर डायरेक्शन क्या है, ए बी का अपोजिट है, इसीलिए यहाँ ए एंड बी क्या होगा, एंटी पैरेलल वेक्टर। कहने का मतलब है, आप लिखने चाहते लिख सकते हो यार, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एंटी पैरेलल वेक्टर। अब देखो, जब आप इस समय अगर दोनों के टेल को जोड़ोगे तो आपको इस तरह से कुछ दिखेगा। देखो देखो वेक्टर का एंगल का मतलब क्या है, उनके डायरेक्शन के बीच का एंगल। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और यहाँ अगर आप एंगल देखोगे तो ये बनेगा जो कितना है 180 डिग्री। तो दो वेक्टर के बीच, अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल हो तो उसके बीच का एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री, जिसको आप बोल सकते हो कि ये दोनों वेक्टर के बीच का मैक्सिमम एंगल भी है। तो आप यहाँ लिख सकते हो एंगल बिटवीन टू एंटी पैरेलल वेक्टर इज 180 डिग्री। या फिर इसको आप ये भी बोल सकते हो कि दिस इज मैक्सिमम एंगल, मतलब मैक्सिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 180 डिग्री। और ये एक एग्जांपल से हम लोग पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर को और एक्सप्लेन करते हैं। जैसे देखो, एक बॉडी है, एक बॉडी पे इधर जो फोर्स लग रहा है वो F1 है, इधर जो फोर्स लग रहा है वो F2 है, जिसके कारण क्वेश्चन में मेंशन है F1 इज ग्रेटर देन F2, जो मैग्नीट्यूड है उसका। इधर इसकी वेलोसिटी है V1 और इस पर एक्सेल कितना है, A1। तो यहां अगर आप देखोगे तो F1 V1 और A1 का जो डायरेक्शन है वो सेम है। और ये F है वेक्टर क्वांटिटी, V है क्या, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ये है आपका वेलोसिटी, और F है फोर्स, और A क्या है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ इन तीनों का क्या है, डायरेक्शन सेम है। तो आप यहाँ बोल सकते हो हियर F1 पैरेलल टू V1 पैरेलल टू A1। समझे? देखो F1 V1 और A1 ये सब क्या है, डिफरेंट टाइप्स के फिजिकल क्वांटिटी है, बट क्या ये पैरेलल है। तो इसीलिए आप एक चीज यहाँ ये समझ सकते हो कि पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर होने के लिए सेम टाइप्स के फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नो नीड टू सेम टाइप्स ऑफ PQ, मतलब फिजिकल क्वांटिटी। मतलब पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर होने के लिए कोई जरूरत नहीं है कि वो सेम टाइप्स के फिजिकल क्वांटिटी हो। डिफरेंट टाइप्स के भी फिजिकल क्वांटिटी होंगे और उसका डायरेक्शन अगर सेम हो तो हम लोग उसको बोल सकते हैं क्या है, वो पैरेलल वेक्टर है। अगर वहीं पे डायरेक्शन डिफरेंस हो, जैसे मान लो F1 एंड F2 आर एंटी पैरेलल वेक्टर। यहाँ पे F1 F2 क्या है, एंटी पैरेलल है, F2 V1 भी एंटी पैरेलल होगा, F2 A1 भी एंटी पैरेलल, क्योंकि इन तीनों का डायरेक्शन F2 से क्या है, अपोजिट है, डिफरेंट नहीं है, डिफरेंट अलग चीज है, अपोजिट है। तो ये एग्जांपल से आप समझ सकते हो चीजों को कि अगर मान लो कई वेक्टर को पैरेलल या एंटी पैरेलल होना है तो उसके लिए कोई जरूरत नहीं कि वो सेम टाइप्स के फिजिकल क्वांटिटी हो, वो डिफरेंट टाइप्स के भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकते हैं, उसमें कोई
ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर मैं अब नेक्स्ट टाइप्स की बात करूं, जो है हमारा इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर में हमें यहाँ कुछ चीजें समझना है जो इम्पोर्टेंट है। देखो, आप ऐसे समझ सकते हो कि इक्वल वेक्टर जो होता है वो स्पेशल टाइप्स का वेक्टर है। किसका? पैरेलल वेक्टर का। अगर मैं इक्वल वेक्टर की बात करूं, इक्वल वेक्टर की अगर मैं बात करूं, तो अगर मान लो एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। देखो, अभी ये पैरेलल है ना, बट ये इक्वल कब होगा? इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। यही कंडीशन है। तो यहाँ पे सेम टाइप्स के फिजिकल क्वांटिटी होना जरूरी है। आप नहीं ये बोल सकते हो कि एक बॉडी है, जैसे देखो एक बॉडी है जिसमें 10 न्यूटन फोर्स हम लगा दिए और इसका वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये एक दूसरे से इक्वल है। आप ये नहीं बोल सकते हो, सिर्फ इसके न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है ना। हाँ, डायरेक्शन तो यहाँ भी सेम है, लेकिन ये इक्वल वेक्टर नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, इक्वल वेक्टर होने के लिए सेम टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है। और ये क्या है? एक पैरेलल वेक्टर का ही स्पेशल टाइप्स है। पैरेलल वेक्टर का अगर मान लो मैग्नीट्यूड सेम हो जाए और वो सेम टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटी हो, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर बोलेंगे। थर्ड फोर्थ टाइप की बात करें तो मैं नेगेटिव है, वो नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर, देखो नेगेटिव वेक्टर भी यही है, एंटी पैरेलल वेक्टर का स्पेशल टाइप्स है। जैसे मान लो वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी ये है। ये ए है और ये बी है। देखो, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इक्वल टू माइनस बी। और इसका मोड अगर लगा दे और ये इक्वल हो जाए, यही क्या होगा? नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर में भी यही कंडीशन होगा कि अगर एंटी पैरेलल वेक्टर के हम मैग्नीट्यूड के इक्वल कर दें, तो वो क्या कहलाएगा? नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा ना। तो यहाँ भी क्या होना पड़ेगा? सेम टाइप्स के फिजिकल क्वांटिटी होना पड़ेगा। और एक चीज आप याद रखो, यहाँ अगर मान लो कोई वेक्टर है, मान लो कोई वेक्टर ये है, पी वेक्टर है। अगर मुझे इसका नेगेटिव वेक्टर निकालना हो तो हम इस वेक्टर को क्या करेंगे? 180 डिग्री से रोटेट कर देंगे। अगर मान लो किसी वेक्टर को 180 डिग्री से रोटेट किया जाए और उस समय जो वो वेक्टर मिलता है वो खुद का नेगेटिव वेक्टर मिलता है। मान लो ये पी क्या है? एक वेक्टर है पी। अगर हम इसको क्या किए? 180 डिग्री से ऐसे अगर रोटेट कर दे, तो जो वेक्टर मिलेगा वो क्या होगा? माइनस पी वेक्टर। मैग्नीट्यूड अभी भी वही सेम होगा। अगला वेक्टर है हमारा कोलिनियर वेक्टर। वही सिंपल सिंपल टाइप से, कोई इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम सिंपल है। कोलिनियर वेक्टर। फिफ्थ नंबर का टाइप्स क्या है? कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर, को का मतलब होता है सेम, लीनियर का मतलब लाइन। कहने का मतलब है कि अगर एक कोई लाइन है उस पर कई वेक्टर हो, जैसे मान लो एक ये वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। क्या है यहाँ? ए और ए बी सी जो वेक्टर है वो क्या है? एक ही लाइन पे। यहाँ आप बोलोगे ए बी सी आर कोलिनियर वेक्टर। तो ए बी सी अगर कोलिनियर है तो वो मे बी पैरेलल और एंटी पैरेलल हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं ए और बी की, तो ए बी का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो यहाँ ए एंड बी क्या है? एंटी पैरेलल है। ए सी क्या है? पैरेलल है। बी सी क्या है? एंटी पैरेलल है। कहने का मतलब है कोलिनियर वेक्टर में भी पैरेलल और एंटी पैरेलल। कोलिनियर वेक्टर क्या होगा? में बी पैरेलल, पैरेलल और एंटी पैरेलल। आप लिख सकते हैं कोलिनियर वेक्टर में बी पैरेलल और एंटी पैरेलल। पैरेलल कोलिनियर वेक्टर में बी पैरेलल और एंटी पैरेलल। नेक्स्ट टाइप की अगर मैं बात करूं तो वो होगा आपका कोप्लेनर। कोप्लेनर वेक्टर सबका इंपॉर्टेंट यूज है कहीं ना कहीं। देखो, कोप्लेनर वेक्टर की बात करो तो आप ऐसे समझो कि एक ही प्लेन में अगर कई वेक्टर हो, एक ही प्लेन में मान लो ये ए बी सी डी प्लेन है
और इसमें मान ली एक वेक्टर ये ए है, ये बी है, ये सी है। यहाँ ये क्या हो जाएगा, कोप्लेनर वेक्टर हो। अगर मान लो एक प्लेन में कई वेक्टर एक साथ हो तो वैसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर। यहाँ ए बी सी और डी कुछ भी ले लो, वो सब क्या होगा, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर का मतलब टू और मोर देन टू वेक्टर लाई इन द सेम प्लेन। और कोइनिशियल का सॉरी कोलिनियर का डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हो, टू और मोर देन टू वेक्टर लाई ऑन द सेम लाइन। अब एक टाइप्स और है जिसको हम बोलेंगे कोइनिशियल वेक्टर। देखो कोइनिशियल वेक्टर की अगर मैं बात करूं, कोइनिशियल वेक्टर, देखो कोइनिशियल की अगर हम बात करें तो कोइनिशियल वेक्टर का मतलब होता है कई वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। मतलब अगर कई वेक्टर ऐसा जो एक ही पॉइंट से निकल रहा, ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, मतलब ए बी सी डी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, सेम है। मान लो ये ओ पॉइंट है कोई, जहां से क्या हो रहा है, ए बी सी डी 4 वेक्टर है जो निकल, और भी हो सकता है 50 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ए बी सी डी सब क्या हो, को इनिशियल वेक्टर होगा। एक और हम लोग देखते हैं, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। एकदम सिंपल है। मान लो कोई ए वेक्टर है, अगर उसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाए तो ऐसे वेक्टर क्या बोला जाता है, यदि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो जाए तो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, नल वेक्टर। और आप एक चीज और याद रखना, नल वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है उसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता। क्योंकि अगर कई आप फोर्स को जोड़ोगे, अगर उस फोर्स को जोड़ने पर उसका रिजल्टेंट 0 आ जाए तो उस फोर्स का कोई सिग्निफिकेंट नहीं, वो फोर्स लगे या ना लगे, किसी बॉडी उस बॉडी पर कई फोर्स लग रहा है, अगर उसका रिजल्टेंट 0 आए तो उस फोर्स का कोई सिग्निफिकेंट नहीं। इसीलिए मतलब नल या जीरो वेक्टर के डायरेक्शन का कोई सिग्निफिकेंट नहीं होते, और इसका मैग्नीट्यूड हमेशा कितना हो। अगले टाइप्स के वेक्टर देखने से पहले हम लोग कुछ और कंसेप्ट देखते हैं जिसको हम यूज करेंगे नेक्स्ट टाइप्स के वेक्टर में, जो है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो हमारे पास ये 3 पेन है, आप इस तीनों पेन को मान लो ये 3 स्ट्रेट लाइन है, और हम इन तीनों स्ट्रेट लाइन को इस तरह से अरेंज करते हैं। देखना हमने क्या किए, तीनों पेन को या फिर स्ट्रेट लाइन हम पेन को मान चुके हैं, उसको इस तरह से अरेंज किए कि वो तीनों को क्या कर रहा है, एक जगह म्यूचुअली परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर, मतलब एक पॉइंट वो तीनों क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। लेकिन किस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है कि वो एक दूसरे पे क्या हो, परपेंडिकुलरली। कहने का मतलब है तीनों पेन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, किस तरह से, म्यूचुअली परपेंडिकुलरली, मतलब एक दूसरे से वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को नाम दिया जाता है ओरिजिन, और ऐसे सिस्टम को बोला जाता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर हम इन जनरल वर्ड में समझे तो मान लो 3 स्ट्रेट लाइन है ये, जो क्या कर रहा है, एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। किस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर, एक दूसरे से परपेंडिकुलर। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये तीनों स्ट्रेट लाइन, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन, जिसका कोऑर्डिनेट हमेशा 0 0 होगा, और ऐसे सिस्टम को कोऑर्डिनेट सिस्टम बोला जाता है। जैसे देखो अगर हम डायग्राम में बनाए तो इसको हम लोग डायग्राम में 3D तो नहीं बना सकते हैं, हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे। देखो यही वो तीनों स्ट्रेट लाइन है, जो ये जो थर्ड वाला मैंने बनाया है वो इस तरह से होगा ना। तो ये जो तीनों स्ट्रेट लाइन है, आप देखो इसमें किसी को XYZ मान सकते, वो मतलब फ्रीडमली आप किसी को XYZ मान सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नॉर्मली तो हमारे नोटबुक या सॉरी बुक सब में NCERT या फिर कई और जो बुक है मैथ फिजिक्स है उसमें जो कंसीडर किया जाता है वो इस लाइन को
एक्स एक्सिस कंसीडर किया जाता। तो हम लोग नॉर्मली अभी लिख लेते हैं इसको एक्स एक्सिस, लेकिन आप किसी को कुछ मानोगे, हाँ, पर एक प्रॉब्लम में अगर इसको एक्स मान ली तो इसको वाई उस प्रॉब्लम में नहीं मान सकते। ये है आपका वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस, और ये क्या है, ओरिजिन है, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हमेशा कितना होता है, 0,0,0। इतने बात आप याद रखो, क्योंकि जो नेक्स्ट टाइप्स है उसमें हम लोग इनको यूज करेंगे। हमने अभी बात की कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट टाइप्स का जो वेक्टर है वो है यूनिट वेक्टर, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, हम पहले ये समझते हैं कि यूनिट वेक्टर का जो पीछे का जो कंसेप्ट है वो क्या है, उसके बाद हम लोग उस कंसेप्ट के मदद से इसका डेफिनेशन लिख लेंगे, और इसके पीछे जो भी रोल समझना वो सब हम समझ लेंगे। ये कोई ब्लॉक है, कोई बॉडी है, इसका मास मान लो 5 kg, और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई एक्सिस दिया है, आप जेड एक्सिस भी है, आप मान सकते हो जो भी हो। और मैं एक छोटा सा स्टेटमेंट यहां लिखता हूं, 10 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी। देखो क्या लिखा है, 10 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, आप चाहे ये भी लिख सकते ऑफ मास 5 kg, मतलब उस बॉडी का मास कितना 5 kg है। ये जो हम लिखे हैं ये है फोर्स का मैग्नीट्यूड। देखो 10 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी ऑफ मास 5 kg, ये क्या है, हमें ये सेंटेंस से यही पता चलता है कि 10 न्यूटन का फोर्स है जो किस पे लग रहा है, 5 kg के बॉडी पे लग रहा है। क्या मुझे आप ये बताओ, इस स्टेटमेंट में कहीं ये दिख रहा है कि हम जो ये फोर्स लगा रहे हैं 10 kg का, वो इस बॉडी पे किस डायरेक्शन में लग रहा है? इसमें आपको कहीं नहीं दिखा। आपको अगर यह स्टेटमेंट कोई बोल दे तो आप इस स्टेटमेंट के मदद से इस बॉडी पे फोर्स नहीं लगा सकते। अगर मैं इसी स्टेटमेंट और आगे प्रोसीड करूं तो आपको पता चलेगा कि वो स्टेटमेंट के मदद से हम लोग यहाँ पे फोर्स लगा सकते हैं। जैसे देखो, इसी स्टेटमेंट को हम आगे प्रोसीड करते, सेम है ये, 10 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी ऑफ मास 5 kg। इसमें एक चीज और अगर मैं जोड़ दूं, अलोंग अलोंग, अब देखो 10 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी ऑफ मास 5 kg अलोंग एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये 10 न्यूटन का फोर्स इस बॉडी पे इधर लगा, मतलब इस ये स्टेटमेंट हमें फोर्स के हर बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट ये कंप्लीट कब हुआ, जब हम उनमें क्या किए, ये जोड़ दिए, समझे। और इसमें अब क्या क्या इन्वॉल्व है, इसमें ये अब एक कंप्लीट एक वेक्टर है, फोर्स वेक्टर। और इस फोर्स वेक्टर में आपको दो चीज दिखेगा, यहां से यहां तक दिखेगा, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। किसका मैग्नीट्यूड है, फोर्स का मैग्नीट्यूड है। किसका मैग्नीट्यूड है, फोर्स का मैग्नीट्यूड है। और ये क्या है, डायरेक्शन है। किसका डायरेक्शन है, फोर्स का डायरेक्शन। और अगर मैं इसको बोलूं, ये जो डायरेक्शन हमें फोर्स का मिला है, इसी को कंसेप्चुअली यूनिट वेक्टर बोला है। तो अगर मैं यहां लिखने की कोशिश करूं यूनिट वेक्टर, या फिर एफ इक्वल टू, मैं ऐसे लिख रहा हूं, एफ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इनटू यूनिट वेक्टर। कंसेप्चुअली इसी को क्या बोल दिया गया, यूनिट वेक्टर। तो हम सिर्फ कंसेप्ट है, नेम है, इस नेम को हम याद रखेंगे। तो अगर मैं यूनिट वेक्टर इक्वल टू लिखूं, यूनिट वेक्टर इक्वल टू, क्या हो जाएगा,
उस फोर्स बाय उस फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो आप यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन भी तो यही पढ़े हो, ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, सॉरी, ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इट्स कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो हम क्या करें, किसी भी फोर्स को उसके मैग्नीट्यूड या फिर किसी भी वेक्टर को, समझना बात को, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवीजन दे देंगे तो वो जो वेक्टर मिलेगा वो क्या कहलाएगा, उसका यूनिट वेक्टर कहलाएगा। तो उसके पीछे का कंसेप्ट यही है। ये डायरेक्ट बेसिकली हम लोग यूनिट वेक्टर को जो यूज करते हैं वो क्या कर किस लिए करते हैं, डायरेक्शन को निकालने के लिए। ये हमने कंसेप्ट से समझे कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। अगर हम किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, सॉरी, किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दे तो उस समय जो वेक्टर हमें मिलता है उसी वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो मान लो कोई वेक्टर ए है, समझना, कोई वेक्टर ए है और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये है, और हमें अगर इसका क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसी वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड दे देंगे, यही क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर कहलाएगा। सिंपल है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है ना। अगर हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं तो जो यूनिट वेक्टर होता है उसका अगर मैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, अगर मैं सिंबल की बात करूं, सिंबल ऑफ यूनिट वेक्टर, तो हम कुछ खास नहीं करेंगे। कोई वेक्टर अगर ए है तो उसको ऐसे कैप लगा देंगे, तो ये क्या होगा, यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। तो इसको हम लिख भी सकते हैं यहाँ, अगर इस फॉर्मूले के तौर पे लिखो तो ऐसे लिख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है किसी वेक्टर पर अगर आप इस तरह से कैप लगा दोगे तो वो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। दूसरी पॉइंट की बात अगर मैं करूं, देखो यूनिट का मतलब ही क्या होता है, वन होता है। तो यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा क्या होगा, वन के बराबर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर मान लो ये यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमेशा वन के बराबर। याद रहे कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो वन के बराबर, आप समझते भी यूनिट का मतलब ही वन होता है। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यूनिट, देखो यूनिट वेक्टर के मदद से आप किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन निकाल सकते हो। मतलब हम यूनिट वेक्टर को यूज करेंगे, किस चीज के लिए यूज करेंगे, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन निकालने के लिए। तो हम यहां लिख सकते हैं वी कैन, यू कैन फाइंड डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, we can find the direction of the vector using unit vector। मतलब क्या करेंगे हम लोग, यूनिट वेक्टर को यूज करके किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम उसी बात को देखते हैं कि हम लोग कैसे यूनिट वेक्टर को यूज करके, यूजिंग यूनिट वेक्टर। देखो मान लो कोई वेक्टर ए है और इसका मैग्नीट्यूड ये है, और हमें पता बोला गया है क्वेश्चन में कि कोई वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड ये है, हमें इस वेक्टर को निकालना है, क्या करना, फाइंड आउट करना है। किसी वेक्टर बी के डायरेक्शन में हमें एक वेक्टर ए दी गई है जिसकी मैग्नीट्यूड ए है, और हमें इसको फाइंड आउट करना, फाइंड आउट वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। तो उस आंसर को जब आप लिखोगे तो हमें तो मैग्नीट्यूड ए का दिया ही है, हमें क्या करना है, वी वेक्टर के यूनिट वेक्टर्स को उसमें मल्टीप्लाई कर देना। कहने का मतलब है कि अगर मुझे किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता हो और उस वेक्टर को बोला जाए किसी वेक्टर की डायरेक्शन में निकालें, तो हम क्या करेंगे, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे, वहां से हमें मिल जाएगा वो वेक्टर उसी वेक्टर के डायरेक्शन में जिस वेक्टर की डायरेक्शन हम निकालना चाहेंगे। और यहाँ एक और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है यूनिट वेक्टर फॉर कोऑर्डिनेट सिस्टम।
यूनिट वेक्टर फॉर कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो अभी हम समझ चुके थे, ये है आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग जो कोऑर्डिनेट वेक्टर, सॉरी एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो है आपका आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो है जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है वो है के कैप। कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं ये लिख दिया है F इजकल टू 20 न्यूटन के कैप, इसका मतलब है उस बॉडी में जो फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन वो किधर लग रहा है, जेड एक्सिस के लोग। कहीं ये लिखा है F इजकल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, इसका मतलब हुआ 2 न्यूटन का फोर्स किसी बॉडी पे एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है, 3 न्यूटन का फोर्स वाई एक्सिस के अलोंग, और 4 न्यूटन का फोर्स माइनस जेड एक्सिस के अलोंग। तो ये है यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, और इसके मदद से आप किसी भी वेक्टर क्या कर सकते हो, डायरेक्शन निकाल सकते हो।